हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कई सारे आईपीओज आए और उनमें से कुछ की बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई तो कुछ का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहा। दोस्तों, आईपीओज में लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है। इसके जनरली दो रीजंस होते हैं। पहला, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो ये मौका होता है उस स्टॉक में कम प्राइस में एंट्री करने का, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जनरली स्टॉक का प्राइस अपने बेस प्राइस से धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है और फिर बहुत ही कम चांस मिलता है कि वापस जो बेस प्राइस है उस प्राइस में वो स्टॉक खरीद सकें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स में यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। दूसरा रीज़न जो होता है वो ये कि आईपीओ लाने के बाद जो लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में वो प्रीमियम प्राइस पर, यानी कि जो बेस प्राइस है उससे 20%, 30%, 40%, 50% या उससे भी ऊपर हो सकती है। तो इतने कम समय में अच्छा खासा मुनाफा आपको सेकेंडरी मार्केट में यानी ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पर नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें नहीं मिलता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतने कम समय में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए लोग आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी आईपीओज में ऐसा ही होता है। कई की लिस्टिंग उसके बेस प्राइस से कम पर भी होती है और हमारे पैसे फंस भी सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम आईपीओ का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें कि जो भी आईपीओ आ रहा है उसमें ऐसे ही पैसे नहीं लगा दें। हम सब डिटेल्स जान लें तभी हम उसमें निवेश करें, ताकि नुकसान की जो संभावना हो वो कम हो। ये साल भी कई सारे आईपीओज आने वाले हैं। कुछ तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जैसे आईआरएफसी, इंडिगो पेंट्स और कई सारे जो हैं वो लाइंड अप हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। और वो क्या बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए अब देखते हैं वो क्या क्या बातें हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला जो मुझे समझ में आता है वो है कंपनी प्रोफाइल एंड बिजनेस, यानी कि ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो किस तरह की कंपनी है। कंपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड है या रिटेल इंडस्ट्री से रिलेटेड है या आईटी इंडस्ट्री से है या फार्मा इंडस्ट्री से है। फिर उसका बिजनेस क्या है, जैसे अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है तो बैंक है या एनबीएफसी है, आईटी इंडस्ट्री से है तो सॉफ्टवेयर में है या हार्डवेयर बिजनेस से रिलेटेड है, अगर फार्मा में है तो ये क्या ड्रग्स में इनका बिजनेस है या केमिकल्स में है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं समझने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं एल&टी फाइनेंशियल की, ये फाइनेंशियल कंपनी है लेकिन ये बैंक नहीं है, ये लोन प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट्स को, जिसे हम एनबीएफसी कहते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये है तो सेम इंडस्ट्री की, लेकिन इसका बिजनेस ऑपरेशन डिफरेंट है। और वो बिजनेस ऑपरेशन अभी कैसी सिचुएशन में है वो आप देख सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा है आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स यानी कि जब भी कोई आप कंपनी आईपीओ लाती है तो वो अपना जो डिटेल्स है वो पब्लिकली अनाउंस करती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आईपीओ आई है उसका प्राइस बैंड क्या है। प्राइस बैंड यानी किस प्राइस पे हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका लॉट साइज क्या है, यानी कि किसी का 10 का होता है, किसी का 25 का होता है, किसी का 50 का होता है, किसी का 100 का होता है, यानी कि मिनिमम उतना आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, वो उससे हम लॉट साइज बोलते हैं। फिर इसमें कितना ज़्यादा कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितना लॉट साइज में हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या है कि उसमें इशूज़, इसका जो आया है इशूज़ आया है उसका ओपन डेट क्या है, आईपीओ का ओपन डेट क्या है, आईपीओ का क्लोजिंग डेट क्या है। तो जनरली इनका एक विंडो होता है, जब भी कोई आईपीओ आती है 3 दिन का जनरली विंडो होता है, वो 3 दिन में ही अप्लाई करना है। फिर जब ये आईपीओ में अप्लाई करने के बाद इसका लिस्टिंग डेट क्या है, टोटल आईपीओ का साइज़ क्या है। तो जनरली ये सब बातें हैं जो हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए हम जब किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो। और मुझे लगता है ये आप करते भी होंगे, तभी कोई भी इन्वेस्टर तभी अप्लाई करता है जब उसे ये डिटेल्स पता होती है। थर्ड जो है वो है इंडस्ट्री इकोसिस्टम एंड अदर फैक्टर्स, यानी इकोसिस्टम यानी जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री अभी कैसी चल रही है। जैसे अगर कंपनी डिजिटल में है तो अभी डिजिटल का ट्रेंड है तो हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम फेवरेबल है और इसमें ग्रोथ की काफ़ी उम्मीद है। अगर मान लें लास्ट ईयर अगर कोई रियल इस्टेट सेक्टर की अपनी कंपनी आईपीओ लाती, और हम जानते हैं कि लास्ट ईयर रियल इस्टेट के लिए बहुत ही ख़राब रहा
था, चल रहा था, जैसा सिचुएशन चल रहा था, तो हम उस कंपनी को उस सिचुएशन में अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस सेक्टर में उस समय बिजनेस पोटेंशियल था ही नहीं। तो ये एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताया। अगर अदर फैक्टर्स की बात करें तो जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर या अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो वो प्रभावित कर रही हैं कि नहीं उस कंपनी के बिजनेस को, या स्टॉक मार्केट को उसमें प्रभावित कर रही है कि नहीं। इसका भी अगर मैं कोई आपको एग्जांपल दूं तो मैं बताता हूँ, जैसे अगर कोई चाइनीज़ कंपनी है और वो इंडिया में आईपीओ ला रही है, बिकॉज उसका इंडिया में भी बिजनेस है, तो अभी जो सिचुएशन है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स या चाइनीज़ कंपनी के फेवर में नहीं है, तो ये उसके लिस्टिंग को प्रभावित कर सकती है। यानी कि अगर आपने उसमें निवेश किया तो हो सकता है कि उसकी जो लिस्टिंग हो अच्छी ना हो और आपके पैसे फंस जाए। या एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, एसबीआई कार्ड्स आईपीओ का, ये जो हो चुका है उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जिस समय उसका आईपीओ आया था, एसबीआई का आईपीओ, उसमें काफ़ी अच्छा बज़ था, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि बहुत अच्छी इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन उसी समय लिस्टिंग के टाइम पे ही पैंडेमिक आ गई, तो उसकी जो लिस्टिंग होनी चाहिए थी अच्छी, वो नहीं हुई। हालांकि बाद में ये इसका प्राइस ऊपर हुआ, लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे थे कि लिस्टिंग के टाइम पे जो गेन होगा, ज़बरदस्त लिस्टिंग होगी, वो उस समय नहीं हो पाई। तो ये जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। अगला जो पॉइंट मुझे लगता है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ, यानी कि अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। क्या फंड रेज करके वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, क्या कोई नए बिजनेस या कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, या अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहती है, या अगर कंपनी का कोई डेट है तो ये उसको पे करना चाहती है, या फिर जो प्रमोटर है कंपनी के वो छोड़ना चाहते हैं कंपनी को। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी हमें मालूम कर लेना चाहिए। इससे हमें कंपनी के मोटिव को समझने में मदद मिलेगी। अगर पर्पस या मोटिव आपको लगता है कि सही है, तभी आप निवेश करें उस आईपीओ में, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। फिफ्थ है कंपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस। हमको ये भी मालूम करना चाहिए कि कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं, जो अभी जिन्होंने अपना आईपीओ अभी लाया, अभी जो करेंटली चल रही है की बात करें, तो कंपनी का स्ट्रेंथ है इंडियन रेलवेज के 80% प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करती है। और इंडियन रेलवे जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, तो रिस्क इसमें जो है वो न के बराबर है। अगर मैं इंडिगो पेंट्स की बात करूं तो उसका स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है, छोटे छोटे शहरों में इसकी काफ़ी पहुंच है। इसका जो पेनिट्रेशन है पेंट का, वो छोटे शहरों में टाइप 3 टाइप 4 शहरों में काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं लोढ़ा डेवलपर्स की बात करूं जो कि अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है, तो उसका स्ट्रेंथ है प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, वो बड़े बड़े प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। तो इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। उसी तरह से वीकनेस भी मालूम होना चाहिए। अगर वीकनेस की बात करूँ तो कोई कंपनी अगर फाइनेंस के क्षेत्र में है और लोन देती है, लेकिन उसका बैड लोन ज़्यादा है, तो ये उसकी वीकनेस है। तो इस तरह से हमें कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को एनालाइज करना चाहिए। 6 पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कंपनी का बिजनेस प्लान एंड स्ट्रैटेजी। कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, क्या वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, क्या उसका प्लान अपने कंपनी को एक्सपैंड करना है अपने कंट्री में या इंटरनेशनल मार्केट में। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो उसी कंपनी को अक्वायर कर अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, क्या कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं रिलायंस का, रिलायंस टेलीकॉम में आई, उसके बाद वो रिटेल में आई, तो उसका प्लान अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना था। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मैं आईटीसी लिमिटेड का देता हूं। पहले ये जो कंपनी थी वो होटल्स के क्षेत्र में थी, फिर धीरे धीरे ये अभी एफएमसीजी में आ गई, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। जैसे आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद नमक, ये उसी का प्रोडक्ट है आईटीसी का। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एफल इंडिया का, जो कि अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। आईपीओ लाने के बाद उसने अपने बिजनेस को इंडिया के रूरल मार्केट में काफ़ी पेनिट्रेट किया है। जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में उसने ऐड देना शुरू किया, जिसका फ़ायदा उसे मिला। आज देखिए उसका प्राइस 2 साल में कैसे 700-800 से 4000 तक पहुंच गया। तो ये जो है कंपनी का क्या बिजनेस प्लान है, उसकी आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, ये भी हमें मालूम कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी में आगे में बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा। बिकॉज हम इसमें पैसे लगा रहे हैं, तो अगर बिजनेस ग्रो होगा तभी प्राइस भी ग्रो होगा। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है। अगला जो पॉइंट है 7th, ये है फाइनेंशियल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हमें कंपनी का जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उसके बारे में ज़रूर मालूम करना चाहिए। जैसे कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ क्या हो रहा है कंपनी में, कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें लॉस है, यानी कि जो उनका जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें क्या लॉस दिख रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं, कंपनी का इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी का टर्नओवर कितना है, बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है। अगर मैं टर्नओवर के हिसाब से देखूँ तो कंपनी का लास्ट 3 4 5 साल का CAGR क्या है, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी में कोई डेट है या कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का रिटर्न ऑन असेट्स क्या है, यानी ROA क्या है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ROC क्या है। ये सब जानना जरूरी है। अगर ये सब हमें पता चल गया तो हमें कंपनी कैसी है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकली कितनी साउंड है ये कंपनी, ये हमें पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ा पैमाना होता है किसी भी कंपनी को जज करने का, कि अगर उनके फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स साउंड है तो जनरली वो कंपनी को बहुत अच्छी मानी जाती है। एंड उसमें और भी लोग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी उसमें निवेश करते हैं। तो अगर कोई इन लोग जब निवेश करते हैं तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है एक कंपनी के प्रति, और उस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो ग्रो होने लगता है। सेम वे अगर कंपनी अगर लॉस में है तो हमें उसमें अप्लाई करने से अवॉइड ही करना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कंपनी IPO ला रही है उसके मैनेजमेंट में कौन से लोग हैं, उनके प्रमोटर्स कौन हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उनका क्या रेप्यूटेशन है, इसके प्रमोटर्स कौन है, उसके मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, प्रमोटर जो है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसी साल में यानी 2020 में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का IPO आया, तो उसके जो प्रमोटर्स हैं उनका बिजनेस हिस्ट्री काफ़ी अच्छा था। वो विप्रो में काम कर चुके थे, माइंड ट्री के को फाउंडर थे, तो लोगों को मालूम था कि प्रमोटर काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं और बिजनेस एक्यूमेन बहुत शार्प है उनका। तो लोगों ने उसमें ट्रस्ट दिखाया और वो देखिए आप कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ, मोर देन 100 टाइम्स वो ओवर सब्सक्राइब हुआ और उसकी लिस्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त हुई। तो कहने का मतलब कि अगर मैनेजमेंट और प्रमोटर अच्छे हैं तो बिजनेस ग्रो होगा, और साथ ही अगर बिजनेस ग्रो हुआ तो शेयर प्राइस भी ग्रो होगा। लेकिन अगर ये सही नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट और प्रमोटर आपके कंपनी के अच्छे नहीं हैं, तो आपके पैसे फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। इन सब पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना चाहिए एंड मुझे लगता है आप ध्यान दीजिए किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले। हालांकि ये काफ़ी कम्बरसम अप्रोच है इतने सारे डिटेल्स पता करना, लेकिन अगर आप अपने मेहनत के पैसे जो आपने कमाए हैं इतने महीने से अगर उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गारंटी के साथ नुकसान होने से आप बच जाएंगे, लेकिन मतलब गारंटी के साथ जो है आपको फ़ायदे होगा, लेकिन हो काफ़ी हद तक जो है कि आप नुकसान होने से आपका बच सकता है। ये ज़्यादातर मौक़ों पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इतने सारे अगर डिटेल एनालिसिस कर लिए हैं और अब अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी सारी जानकारी जो बनाता हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो मैं क्लोज़ करता हूँ, फिर मिलूँगा मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।